बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, रात तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी भारी रही। सेनेट इलेक्शन की जगह तब्दील और खुफिया मकाम पर अब ये सेनेट के इलेक्शन होंगे। नामालूम अफराद इलेक्शन की निगरानी करेंगे और ये नामालूम अफराद कौन हैं, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। और रात गए उम्मीदवारों की जो मंडियाँ लगी, कौन कितने में बिका और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कितने एमपीएस खरीद लिए हैं, कितने करोड़ में एमपीएस बिके, और सेनेट इलेक्शन सिर्फ रिहर्सल है, क्या अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है। और फिर व्यूअर्स, कुछ इंकशाफात भी हैं। 22 नवंबर को इमरान खान की रिहाई और हेलीकॉप्टर किसने भिजवाया, ये नए इंकशाफात कौन कर रहा है। और फिर खैबर पख्तूनख्वा में झूठे सर्वे और सोशल मीडिया मुकम्मल बंद करने की तैयारी है। 90 अरब का चीनी स्कैंडल और सेहूनी वज़ीर आज़म बीमार पड़ गया। ये तमाम खबरें शामिल करेंगे आज के इस नशिस्त में। लेकिन व्यूअर्स, आज की रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के लिए बहुत भारी थी, और ख़ास तौर पे वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रिए इमरान खान का जो अलम इस वक्त लेकर मैदान में मौजूद हैं। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर 25 अरकान असम्बली ने हल्फ उठा लिया, और फिर फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर हाउस में ये हल्फ लिया, और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस अतीक शाह के हुक्म पर गवर्नर साहब जो हैं ये हल्फ लेते हैं। अहम नुकता इसके अंदर ये था कि सेनेट इंतखाबात असम्बली में नहीं बल्कि गवर्नर हाउस में अब होंगे, और जरगा हॉल में इलेक्शन करवाने की तैयारी की जा रही है, और नामालूम अफराद इलेक्शन में शरीक होंगे। केपीके में हॉर्स ट्रेडिंग इस वक्त ज़ोर शोर पर है। रात ये रेट लगे उन लोगों के जो बिकने के लिए तैयार थे, इमरान खान को बेचने के लिए तैयार थे, जिन्होंने इमरान खान को बेच दिया। और तहरीक इंसाफ के सारे एमपीज़, आपने याद रखना है कि आज़ाद हैं, और वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी जो जमात है उसको वोट दे सकते हैं, और किसी को ये मालूम भी नहीं होगा कि किसको वोट दिया, क्योंकि जो वोटिंग का तरीक़ाकार है वो सीक्रेट वोटिंग के ज़रिए ये वोट जो है वो दिया जाएगा। अब फैसल करीम कुंडी इस मौके पर क्या कहते हैं कि मुकाबला हुआ तो कोशिश करेंगे कि 5 की बजाय 6 सेनेट नशिस्तें हम लें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट के उम्मीदवार कंट्रोल में नहीं तो एमपीएस को वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और हो सकता है कि 7 सेनेटर्स बनवा लें। 35 आज़ाद एमपीएस हमारे साथ इस वक्त राब्ते में आ चुके हैं। तो ये वो खबरें हैं जो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से मिलेंगी। तो वो लोग जो सेनेट के इंतखाबात के ऊपर सियासत कर रहे हैं, जो सेनेट के इंतखाबात और सीटों को ख़रीदने और बेचने की बात कर रहे हैं, मंडियाँ लग रही हैं, बोलियाँ लगाई जा रही हैं, वो इमरान खान की रिहाई की तहरीक क्या कभी चला सकते हैं? वो कभी भी नहीं चलाएंगे। अब सेनेट इलेक्शन एक रिहर्सल है। ये किस तरह से रिहर्सल है? कुंडी साहब ये कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन अदम एतमाद के लिए एक रिहर्सल है, और रिहर्सल कामयाब होगी तो हम आगे बढ़ेंगे और फिर लोगों को तोड़ा जाएगा। अब पेशावर में जो सहाफ़ी जिनसे मेरी बात हुई, वो बताते हैं कि सूबाई हुकूमत के पास मुसद्दका इतलात हैं कि 12 से 14 मेंबरान जो हैं वो बिक चुके, जबकि 5 मेंबरान ऐसे हैं जो अली अमीन से नाराज़ हैं। सूबाई हुकूमत ने एक इजाफी सीट अपोजिशन को इसलिए दी ताकि जो लोग पैसे लेकर बिके हैं इनका सौदा ख़राब किया जाए। हल्फ बर्दारी के खिलाफ एक कार्रवाई, ये भी खबर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मखसूस नशिस्तों की हल्फ बर्दारी के खिलाफ कल उन्होंने क्या किया जी कि पेशावर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करने का फ़ैसला किया, और आइन का आर्टिकल 65 जिसमें ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि जो हल्फ है वो सिर्फ असम्बली के फ्लोर पर हो सकता है। और लेकिन आप देख लें कि एक इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिखा और उसने कहा कि मामले की हसासियत को जाने, और वो ख़त एक ऑर्डर बन जाता है और उसे गवर्नर साहब के हवाले किया गया। अब किसकी नाअहली है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। रिपोर्ट से बताती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत-ए-हाल पैदा हुई वो पीटीआई की लीगल टीम की नाअहली की वजह से हुई। 10 दिन पहले सीनियर वकील काजी अनवर ने सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए रिट पिटीशन दायर करना चाहिए, तो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने पावर ऑफ अटॉर्नी देने से इनकार कर दिया। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? वजह सबके सामने है कि रेट लगेगा। अगर एंड टाइम पर जिनका खेल था कि हम इलेक्शन कमीशन से ख़त भिजवाएंगे, चीफ जस्टिस उसके ऊपर मोहर लगाएगा, फैसला जारी हो जाएगा, तो इस खेल को ख़राब करने से बचाने के लिए ये पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी गई। ज़राए का ये भी बताना है कि सुन्नी इत्तेहाद के एक रहनुमा भी पावर ऑफ अटॉर्नी ना देने के हक़ में थे। अभी अब फरदौस शमीम नकवी साहब की एंट्री हुई है। सियासी कमेटी में ये वर्कर्स के साथ खड़े थे, लेकिन अब ये वर्कर्स को मनाने के लिए मैदान में लाए गए, और उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से वर्कर्स का मुकदमा लड़ा। लेकिन एकदम से क्या हुआ
یہ آپ کو فردوس شمیم نقوی صاحب بھی بتا سکتے ہیں۔ سیاسی کمیٹی میں ان کی بات نہیں سنی گئی، رات انہوں نے ایک پیغام جاری کیا۔ اب یہ پیغام کیا تھا، اسے سنیں۔ عرفان سلیم بالخصوص، کامران ذیشان اور وقار اورکزئی، آپ ہمارے فخر ہو اور پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل ہو۔ میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ تمام افراد جو نامزد کیے گئے ہیں وہ نام ہمارے خان ہی کی طرف سے آئے، اور یہ وہ سچ ہے جو جھوٹ کے ذریعے آپ سے چھینا نہیں جا سکتا۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ باغی نہ بنیں، کیونکہ آپ مقصد کے لیے ہیں، آپ مقصد خود سے زیادہ اہم ہے، اور میرٹ کے لیے کھڑے ہونا ضروری ہے، اپنی آواز بلند کرنا ضروری ہے، لیکن پارٹی کے خلاف جانا ایک غلط قدم ہوگا، اور آپ اس طرح مت جائیں۔ اب سینٹ الیکشن رو رو کر کاغذات کی واپسی کا یہ معاملہ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف میں آج ایک بار پھر تبدیلی کا نعرہ گونج اٹھا ہے۔ ایک بار یہ نعرہ 2018 کے الیکشن سے پہلے گونجا تھا، لیکن آج تبدیلی کا نعرہ پارٹی کا ورکر لگا رہا ہے، قیادت میں تبدیلی کا نعرہ۔ پاکستان تحریک انصاف سینٹ کے امیدوار عرفان سلیم نے کھل کر پارٹی قیادت کی تبدیلی کا مطالبہ کر دیا، اور ویڈیو پیغام انہوں نے جاری کیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا صبر جو ہے وہ جواب دے گیا۔ اپنے کاغذات نامزدگی واپس لینے کے اعلان کرتے ہوئے وہ بے ساختہ رو پڑے۔ انہوں نے احتجاجاً یہ فیصلہ کیا، لیکن وہ اکیلے نہیں رو رہے تھے۔ کیمرے کے اس پار پاکستان تحریک انصاف کا ہر وہ ورکر، کارکن اور عمران خان سے محبت کرنے والا رویا، جس نے مشکل حالات میں عمران خان کے نظریے کو سنبھال کر رکھا، اس کے ساتھ جڑا رہا، عمران خان کے نظریے پر کھڑا رہا، جعلی مینڈیٹ کا مقابلہ کرتا رہا، ڈٹا رہا، لیکن وہ بکا نہیں۔ یہاں بیرسٹر سیف اور علی امین گنڈا پور کا کردار سب کو سمجھ آ رہا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ ایک طرف وہ پی ٹی آئی کے چاروں سینٹ امیدواروں کے الیکشن سے دستبرداری کو عمران خان کے نظریے کی جیت قرار دے رہے، ایسا ہی ہوا نا۔ دوسری طرف مخصوص نشستوں پر اراکین کی حلفبرداری کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ بظاہر یہ سب ایک ڈرامہ ہے جی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ایک طرف آپ نے جیت قرار دے دیا، اور دوسری طرف آپ اسے چیلنج کرنے کی بات کرتے ہیں، کیونکہ جس چیف جسٹس کو گنڈا پور درخواست دیں گے، اسی چیف جسٹس نے اراکین سے حلف لینے کا فیصلہ دیا، اور وہ چیف جسٹس تقریب حلف برداری میں گورنر خیبر پختونخوا کے دائیں جانب بیٹھا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور جس طرح وقاص اورکزئی، ارشاد حسین، عائشہ بانو اور عرفان سلیم نے رو رو کر اپنے کاغذات نامزدگی واپس لیے، اسے صاف ظاہر ہے کہ جیت نظریے کی نہیں، جعلی مینڈیٹ والی حکومت کی ہوئی ہے۔ یہ رونا پچھلے کئی روز سے رویا جا رہا تھا کہ فارم 47 والی حکومت سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، لیکن ایسی کیا نوبت آ گئی جو آپ نے گھٹنے ٹیک دیے اور آپ کو یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی گھٹنے ٹیکے، اپنوں کی غداری کے سبب یہ سب کچھ ہوا، نقصان پہنچایا تو اپنوں نے پہنچایا، صرف پارٹی ہی نہیں، قوموں کی زوال کی وجہ بھی ایسے ہی کچھ غدار تھے۔ انسان کی تاریخ بھری پڑی ہے، سقوط غرناطہ سے خلافت عثمانیہ کے خاتمے تک، بغداد کی تباہی سے دلی کے زوال تک، کئی مثالیں آپ کو ملیں گی۔ ٹیپو سلطان کی شہادت اور سلطنت میسور کا خاتمہ میر صادق کی غداری کا نتیجہ تھا۔ نواب سراج الدولہ کو بھی میر جعفر جیسا غدار وزیر اعظم مل گیا جو ان کی شکست کا سبب بنا۔ آپ تاریخ اٹھائیں تو ایسی آپ کو کئی مثالیں ملتی ہیں۔ ان غداروں کی وجہ سے پوری کی پوری سلطنتیں تباہ ہو گئی۔ یہ کسی کے نہیں ہوتے، اپنے باپ کے بھی نہیں بنے، چند پیسوں یا مفاد کی خاطر اپنے سکوں کو بھی ڈس لیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں بھی کچھ ایسے ہی میر جعفر، میر صادق چھپے ہوئے ہیں، جنہیں تلاش کرنا ورکر کی ذمہ داری تھی، جنہوں نے کیا۔ اور اب علی امین گنڈا پور، بیرسٹر سیف اور ان جیسے کئی لوگ پارٹی میں غدار ہیں، رانگ نمبرز ہیں۔ اب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانا وقتی اہم ضرورت ہے، ورنہ آپ کے قائد کا نظریہ ورکر یہ کہتا ہے کہ تباہ ہو جائے گا، اور یہ پارٹی بھی دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح فارم 47 کی جماعت بن کر رہ جائے گی۔ ورکر اس طرح روتا رہے گا یا پھر تھک ہار کر سمجھوتا کر لے گا، لیکن ایک امیدوار اب بھی میدان میں کھڑا اکیلا لڑ رہا ہے اور سمجھوتا نہیں کرتا۔ خرم ذیشان جو ہیں، انہوں نے اپنے ٹویٹ میں ایبسلیوٹ ناٹ لکھ کر یہ پیغام دیا کہ میں نے خان سے سیکھا ہے کہ آزمائش کے وقت انسان کا اصل کردار سامنے آتا ہے۔ پہلے اعصاب کو فولاد کر دیں، آپ کو ہر پریشر اور دباؤ پر ہنسی ہی آئے گی، اور یہ آپ کے اندر ایک نیا جوش اور جذبہ پیدا کر دے گا۔ دوستو، خرم اور شیر زمان پر شدید دباؤ ہے، خرم شیر زمان کے اوپر، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ یقیناً یہ ان کے لیے ایک آزمائش کا وقت ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کیا فیصلہ کرتی ہے۔ خرم ذیشان جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ عمران خان کے نظریے کی بدولت آپ کو یہ سب کچھ، جس موقف پر وہ قائم ہے، یہ ان کی اسٹریٹجی اور جو حکمت عملی رہی وہ خان کی ہی وجہ سے
आपको इस वक्त नजर आ रही है। और आपको ये भी खबर दें कि इमरान खान की 22 नवंबर को रिहाई। लतीफ़ खोसा ने जी कुछ बातें कही और ये बातें माजी से इनका ताल्लुक है। 26 नवंबर से पहले 22 नवंबर की बात की जा रही है, क्योंकि एक बड़े एहतजाज की तैयारी हो रही थी और अली बिन गंडापुर इसे लीड कर रहे थे। तो उस वक्त इमरान खान को कुछ ऑफर्स करवाई गई। अब वो ये कहते हैं जी कि 2 हफ्तों के अंदर इमरान खान को छोड़ने की बात हो रही थी और मुज़ाकरात हो चुके थे, लेकिन इमरान खान ने कहा कि मुझे आप पहले छोड़ें, और इस्टेब्लिशमेंट ने खुद बैरिस्टर साहब को जहाज़ दिया और पेशावर से अडयाला आए, लेकिन फिर बात नहीं बन सकी। अब ये बातें इन लोगों के ज़रिए आप जब सुनते हैं ना, तो आपको इसके अंदर पूरी स्टोरी जो है उसमें झोल नज़र आता है, क्योंकि इमरान खान को जो पैगाम दिया गया था वो सियासत से किनारा कशी का था। वो ये कहते थे कि आप इस कॉल को वापस लें और हम आपको 2 हफ्ते के बाद छोड़ देंगे, लेकिन आपको पाकिस्तान को भी छोड़ना पड़ेगा, या अपनी सियासत को ख़त्म करें और खामोशी से कहीं बैठ जाएं। लेकिन इमरान खान ने कहा कि भाई मगर मैंने बाहर आना ना, तो मुझे पाकिस्तान की अदालतों के ज़रिए मैं बाहर आऊँगा और मैं तुम्हारे रास्ते पे नहीं चलूँगा। लेकिन खोसा साहब या बाकी लोग ये कहते हैं कि जनाब ये वो रास्ता था जो इमरान खान जिस पर चल पड़े थे, डील का रास्ता। तो आपने ऐसे लोगों से भी होशियार रहना है, क्योंकि पहले दिन से इमरान खान का एक ही नज़रिया है। देखें, आज इमरान खान उनकी बात मान लें, सियासत से अलग हो जाएं, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। खान साहब रिहा हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, उनकी बात। लेकिन इमरान खान ये मान नहीं रहे। इमरान खान ने हमेशा ये बात कही कि पाकिस्तान की अदालतें मुझे, मेरी जो बेगुनाही है इन जजेस के ज़रिए इनके फैसलों में लिखी जाए कि मेरे ऊपर झूठे मुकदमात बनाए गए। लेकिन बैरिस्टर सैफ हों या ये लतीफ़ खोसा, वो कहते हैं जी कि मामला हमने तय करवा लिए थे, और लेकिन इमरान खान नहीं माने, या बाद में पता नहीं क्या हुआ ये जी कि खान साहब ने नहीं माने, उनकी बातों को, टर्म्स को कबूल नहीं किया। और फिर वो लोग, और देखिए इसमें एक बात आपने याद रखनी कि अगर वो डील हो जाती ना, फिर बैरिस्टर सैफ, लतीफ़ खोसा, इन जैसे लोगों ने पार्टी के ऊपर कब्जा कर लेना था और इनको मौका मिल जाता। आज एक रेजिस्टेंस आपको नज़र आता है ना, जो वर्कर है वो कहता है कि खबरदार इमरान खान के नज़रिए से पीछे हटे। तो वो नज़रिया कहीं दफन हो जाना था। फिर वर्कर्स ने किस मुंह से और किस बुनियाद के ऊपर इन लोगों का रास्ता रोकते। आज तो कहते हैं ना कि हम इनका रास्ता रोकेंगे और तुम्हें करके दिखाएंगे। तो ये वो डिफरेंस था जो इमरान खान ने इनकार किया। और पूरी सिचुएशन दोस्तों, वर्कर्स का ये जो लड़ना आपके आप सामने है। मैं भी आपको ना एक खबर ये भी दूं कि सरकारी सर्वेस इलेक्शन से पहले झूठे सर्वे करवाए गए और नवाज शरीफ को मकबूल लीडर बनाकर पेश किया गया। यही बताया गया ना कि देखें, पीपल्स नून लीग का भी जो ग्राफ है वहीं पे स्टैंड करता है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, यही बातें थी। पाकिस्तान को नवाज दो के नारे लगाए गए, लेकिन इलेक्शन में नून लीग बुरी तरह फ्लॉप होती है। नवाज शरीफ अपनी सीट हार जाते हैं। मरीम नवाज फॉर्म 47 पर वज़िर-ए-आला बन गई। अब एक बार फिर केपी में झूठे सर्वे करवाए जा रहे हैं। एक नया सर्वे आ गया जी, और इसमें केपी में सोशल मीडिया के हवाले से अवामी राय पर मबनी गैलप पाकिस्तान का सर्वे जारी कर दिया गया, जिसमें 80% शहरियों ने सोशल मीडिया को सेंसर करने की हमायत करती है। सर्वे के मुताबिक 75% अफराद ने सोशल मीडिया को माशरे के लिए नुकसानदेह करार दिया, और इतने ही अफराद ने का कहना था कि सोशल मीडिया ने आम शहरियों की ज़िंदगियों पर मनफी असरात मुरतब किए हैं। इसके अलावा 74% अफराद ने सोशल मीडिया को नाकाबिले एतबार करार दिया। गैलप सर्वे में यह भी सामने आया कि 47% शहरी वफाकी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ मीडियाज़ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी के फैसले को दुरुस्त समझते हैं। अब ये क्यों करवाया जा रहा है? इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी, मुकम्मल पाबंदी लगाने की बात हो रही है, और वो लोग जो अपना काम कर रहे थे उनके खिलाफ भी अब एक नया महाज जो है वो आपको बनता हुआ नजर आएगा। मैं आपको व्यूअर्स एक खबर ये भी दे दूँ कि 90 अरब का चीनी स्कैंडल है। 23 लाख टन चीनी 55 रुपये फी किलो आवाम को महंगी बेची जाएगी, और 7 लाख टन चीनी बैरून मुल्क भेजी गई। 5 लाख टन पर बाहर से मंगवाने पर 83 रुपये फी किलो टैक्स और ड्यूटी माफ़ कराई गई, और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और कोई इंक्वायरी भी नहीं की गई। वुज़रा चीनी की इंपोर्ट को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान है सर, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। पहले आप चीनी महंगे दामों बाहर एक्सपोर्ट करो, जब पाकिस्तान में मुल्क के अंदर चीनी का बहरान पैदा हो तो फिर आप क्या करें, इसी चीनी को जो है वो बाहर से इंपोर्ट करके पाकिस्तान की आवाम को महंगे दामों जो है ये चीनी फरोख्त की जाए। फिर आपको ये भी खबर दें कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बीमार हो गए हैं जी, और वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक 75 साला नेतन्याहू को गुज़श्ता शब तबीयत उनकी ख़राब हुई। दफ्तर ये भी बताता है जी उनका कि तिब्बी मुआयने पर नेतन्याहू में आंतों की सोजिश और पानी की कमी की अलामात पाई गई, और डॉक्टर ये बता रहे हैं जी कि नेतन्याहू 3 रोज़ आराम करेंगे और इस दौरान घर से सरकारी अमूर अंजाम देंगे। यानी घर से बैठकर वो फ़लस्तीनियों के कत्ल का
حکم جو ہے وہ صادر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں اور دعا کریں فلسطینیوں کی آزادی کے لیے، اور جس طرح نہتے بھوکے پیاسے روٹی کے لیے دربدر، اور جس مقام پر انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ اکٹھے ہو جائیں، وہاں پر موت ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، اور نیتن یاہو نہتے فلسطینیوں کو ختم کرنے پر تلا ہوا ہے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ جتنے فلسطینیوں کو مارا جائے۔ جو کچھ ہٹلر نے کیا، آج 2025 کا، اس صدی کا اگر کوئی ہٹلر ہے تو نیتن یاہو ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔